अपडेटेड वर्जन है PT 365। इसमें जनवरी और आपका दिसंबर एंड जनवरी मंथ कंप्लीट होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अरावली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है जो हमारी पहले जजमेंट आई थी रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को बोला था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ ताकि हम एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन ला सके अरावली के लिए। तो नवंबर 2025 में TN गोडावर्मन केस होता है, ठीक है, 1995 में। तो SC ने एक्सेप्ट करा कि एक कमेटी रिकमेंडेशन चाहिए ताकि हम एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन ला सके अरावलीज़ के लिए। फिर उसके बाद अरावली हिल कोई भी लैंड फॉर्म जो कि डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट में 100 मीटर का एलिवेशन रखता है एंड रेंज आर 2 और मोर हिल्स विद इन द 500 मीटर प्रॉक्सिमिटी। मतलब कि जो एरियाज़ है जिसको हम अरावली रेंज बोलते हैं, उन एरियाज़ में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी 100 मीटर एलिवेशन हो और 2 रेंजेस विद इन 500 मीटर हो तो वो रेंज हो जाएगी और ये हमारा एलिवेशन अरावली हिल का हिल हो जाएगा। बट दिस डेफिनेशन हैज़ बीन स्टे लगा दिया है इस प्रीवियस जजमेंट पे, ठीक है। तो SC ने डायरेक्ट कहा गवर्नमेंट को कि आप एक मैनेजमेंट प्लान बनाओ ताकि हम सस्टेनेबल माइनिंग करा सकें ऑन द लाइन्स ऑफ शरांदा माइनिंग प्लान झारखंड का जो है, ठीक है। दिसंबर 2025 में क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि कंप्लीट बैन कर देते हैं ग्रांटिंग द न्यू माइनिंग लीज एक्सेप्ट फॉर द क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एंड योर एटॉमिक मिनरल्स। तो कंप्लीट बैन की बात हुई। फिर उसके बाद दिसंबर 25 में फॉलोइंग द पब्लिक प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था नवंबर डायरेक्शन पे एंड प्रपोज अ फ्रेश इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय हायर पावर कमेटी। अरावली ऑन द ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है, रेंज है, वर्ल्ड की प्री कैम्बियन पीरियड से ड्राइव होती है, प्रीडेट्स द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन रेंज। लोकेशन का है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली थ्रू हरियाणा, राजस्थान एंड इनटू द गुजरात। हाईएस्ट पीक यहाँ पे गुरु शिखर एट माउंट आबू है। अरावली ओरिजिनेट होती है रिवर्स जो अरावली से ओरिजिनेट होती है वो लूनियन साबरमती है, वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग में बानस आ जाता है एंड नॉर्दर्न फ्लोइंग आपकी शहीबी आ जाती है। रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मानसूनल साइकिल के लिए, क्योंकि ये विंड पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। देन स्टेबलाइजिंग द सॉइल, द हिल रिड्यूसेस द डस्ट स्टॉर्म्स ऑल्सो, बैरियर होती है फॉर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट। अगर हम देखें तो इंडो गैंगटिक प्लेन में थार डेजर्ट का एक्सपेंशन हमारा अरावली के थ्रू ही बैरिकेटेड है। उसके बाद क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन के जैसे काम करते हैं, रिप्लेनिश करती है। रिच इन मिनरल जैसे लाइमस्टोन, मार्बल्स, सैंडस्टोन, कॉपर, जिंक, टंगस्टन। इलीगल माइनिंग यहाँ पे हो रही थी, अर्बन एक्सपेंशन हो रहा था, एनक्रोचमेंट, तो इसलिए हमने ये लेकर के आए थे। मट्री वैन योजना ये हमारी गुरुग्राम में लॉन्च हुई थी, एक इनिशिएटिव जिसमें 250 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट जो है अरावली हिल्स का एज एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के अंडर हमने बनाया था। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है 5 किलोमीटर बफर एरिया अलॉन्ग द अरावली हिल रेंज इन 4 स्टेट्स। MC मेहता का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। इसमें जजमेंट आई थी कि इंपॉर्टेंस क्या है अरावली की एंड इसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 का यूनियन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा इस रूल के बारे में। तो जो आपका EP एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 का, वो 2026 में फुल इफेक्ट में फोमा मतलब इन्फोर्स हो चुका है, विल कम इन टू full effect from April 1, 2026. Okay. Integrating the principle of circular economy and extending the EPR. Circular economy और EPR की बात हो रही है, मतलब extended producer responsibility। 4 हमारे stream segregation होता है solid waste का, ठीक है, wet waste, dry waste, sanitary waste and you have special care waste. Definition of bulk waste generator BWG, including the entities like government departments, local bodies, residential schools, ये सब। Environmentally sound waste collection होना चाहिए। प्रोसेस होएगा वेस्ट जो आपका वेट वेस्ट है ऑन साइट, ठीक है, जहाँ पे भी पॉसिबल है। और एक्सटेंडेड द बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जनरेट करनी है, ठीक है। तो मतलब कि हमने क्या करा है, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेशन होगी, वो BWG मतलब कि बल्क वेस्ट जनरेटर्स को मिलती है अकाउंटेबिलिटी फॉर कि आपने जनरेट करा है इतना सॉलिड वेस्ट, तो आपको ये वाली सर्टिफिकेशन आपकी होती है कि हमने उसको टेकन केयर भी करा है। जनरलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपका पोर्टल है जो कि जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेजेस होते हैं उसको मॉनिटर करेगा। यूज़ ऑफ द रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल RDF बाय इंडस्ट्रियल मैंडेट, जैसे सीमेंट प्लांट्स है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, उनको करना है। RDF में क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है बाय श्रेडिंग एंड डिहाइड्रेटिंग द म्यूनिसिपल वेस्ट, उसमें से पानी निकाल दो विद हाई कैलोरीफिक वैल्यूज एंड प्राइमरली नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक जो होता है उनको, मतलब पेपर, टेक्सटाइल, ये सब आता है, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक।
रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंड फिलिंग पे रोक लगाई गई है। जितनी भी लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स है उन पे, ठीक है, जितनी भी हमारी है उनको देखा जाएगा, ठीक है, विल बी टेकन केयर यहाँ पे, ठीक है। एंड देन वी हैव लैंडफिल्स स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, नॉन रिसाइकेबल नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट एंड इनर्ट मटीरियल। SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हिली एरिया एंड लैंड्स में क्या होता है, लोकल बॉडीज़ को कन्वे करा जाता है कि आप लेवी कर सकते हो यूज़र फीस ऑन टूरिस्ट एंड रेगुलेट कर सकते हो अपने टूरिस्ट इनफ्लो। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लेवी करा जाता है बेस्ड ऑन द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल फॉर नॉन कंप्लाइंस। अगर हम देखें तो 55 से 60% हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसमें 15 से 20 रिसाइक्लेबल होता है, 15 से 25 हज़ारियस होता है और नॉन रिसाइक्लेबल। सो ओनली 60 to 70% ऑफ द वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं, मेयरली 15 to 20% हम प्रोसेस कर पाते हैं। 60 जो % आपका वेस्ट होता है वो जनरेट होता है अर्बन एरिया से, एंड 2.56% जो वेस्ट सेक्टर है इंडिया का, उसका वो टोटल मतलब वेस्ट सेक्टर से आता है 2.5% का इमिशन 2020 में। देन यू हैव ये रूल्स हैं आपके, ठीक है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है हमारे पास, स्टेट एंड यूटी जॉइंटली पब्लिश करते हैं क्या, एक नेशनल कंपाइलेशन ऑन दी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2025। डेफिनेशन यहाँ पे अगर हम देखें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसको कहता है, जब ग्राउंड वाटर का हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्सीड हो जाता है एनुअली रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, मतलब कि जितना रिप्लेनिश होना चाहिए, जितना रिचार्ज हो सकता था उससे ज़्यादा अपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ओवर एक्सप्लॉइट हो गया। सो द एक्सटेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन 10%, 10.8%, ठीक है। देन यू हैव क्रिटिकल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज बिटवीन 90 to 100% ऑफ एनुअल एक्सट्रैक्टेबल अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल, मतलब कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है वो 90 से 100% एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स से हुआ है, ठीक है। देन यू हैव सेमी क्रिटिकल, उसमें आपका 70 to 90% एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स के नीचे चले जाते हो। सेफ आपका रहता है कि जब आप लेस देन 70 करते हो। सलाइन कौन सा होता है, प्रीडोमिनेंट ब्रैकिश और सलाइन ग्राउंड वाटर अनफिट फॉर द मोस्ट यूजेस, एक सबसे कम है। स्टेट यूटीज़ में ओवर 25% ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एंड देन यू हैव अदर कैटेगरीज। यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेड है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कंपैरिजन देखें 2024 के हिसाब से तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज और ये सब जो हुआ है उसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब रिपोर्ट में उसको कंपेयर करें। देन यू हैव स्टेज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ये मेजर करेगा कितना हमारा अंडरग्राउंड जो पानी है वे आर यूजिंग कंपेयर टू द हाउ मच नेचुरली वो पुल बैक हो सकता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर, जिसमें 25% हमारा टोटल ग्लोबल एक्सट्रैक्शन इंडिया कर रहा है। सेक्टोरल यूसेज में देखें तो 64% हमारे इरीगेशन के नीड्स में जाता है, 85% आपका रूरल ड्रिंकिंग वाटर में, 50% अर्बन नीड्स में। 87 ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है, 11% डोमेस्टिक सेक्टर में जा रहा है। देन यू हैव यहाँ से नाइट्रेट कंसर्न्स का क्या क्या है, आपके नाइट्रेट्स निकलते हैं, ठीक है। फ्लोराइड्स हरियाणा में इशू है, आर्सेनिक आपके गंगा वाले प्लेन्स में, यूरेनियम आपका राजस्थान वाले एरियाज़ में। ये जो बॉडी है ये 1970 में बनी थी, इसको पहले एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया था। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं, डील करते ग्राउंड वाटर एंड रिलेटेड इशूज़, मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन एक्सेट्रा ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द country. It is also discharging the function of the groundwater authority established under the Environment Protection Act. Okay. International Treaty on Plant Genetic Resources for the Food and Agriculture. 11th session of governing body of ITP-GRFA concluded in Lima, Peru. तो ये जो है adopted FAO's conference came into force in 2004 and first legally binding treaty है on the crop generic diversity. 154 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन हमारे मेंबर्स होते हैं, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर टू दिस। तो इसका 11th सेशन हुआ है कहाँ पे, लिमा पेरू में। यहाँ पे जो टॉक्स हमारी थी वो फेल हो गई, किस चीज़ पर होनी थी, आपकी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर में होनी थी। तो यहाँ पे जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं 35 मेजर फूड क्रॉप्स एंड 29 फॉरेजेस से आपका MLA मल्टीलेटरल सिस्टम डराइव करता है। सो दे मेक अप 80% ऑफ द वर्ल्ड का प्लांट डाइट, नेक्स्ट 1 में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ कंट्री हु अडॉप्टेड दिस, उनको अग्री करना पड़ता है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ देयर क्रॉप्स एंड पर्टिकुलरली फॉर द पब्लिक जीन बैंक्स। सो बेसिकली सिर्फ इतना ना अगर ये आ जाए, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। हुआ कहाँ है, लेमा पेरू में। इंडिया इज़ अ पार्ट टू इट, येस इंडिया इज़ पार्ट टू इट। कहाँ से आती है, फाओ के अडॉप्शन में आया है बस। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट,
ये जो एक्ट है सिल्वर जुबली बनाई गई है इस एक्ट की, ये क्यों हुई थी? ट्रिप्स के लिए हुई थी, ठीक है, जो WTO का, क्योंकि इंडिया ने WTO के ट्रिप्स का रेटिफाई करा तो इसलिए हमने ये एक्ट बनाई थी। यहाँ पे आपका क्या होता है, इंडिया ऑप्टेड नॉट टू ग्रांट पेटेंट फॉर प्लांट्स, कि हम पेटेंट नहीं देंगे प्लांट्स के लिए, इंस्टेड चूजिंग फॉर सेफ गार्डिंग द प्लांट वेराइटी थ्रू स्यू जेनरिस सिस्टम के थ्रू हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यूनिक लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें समथिंग दैट डज नॉट फिट नीटली इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरी, स्पेशली इन द IP लॉस, ठीक है। बस यही है, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी न्यू प्लांट वेराइटी उसको बेसिकली देखना है कि क्या सिस्टम है, क्या वेराइटी है, क्या राइट फार्मर्स के रहेंगे, क्या प्लांट ब्रीडर्स के रहेंगे। ये IUCN P इसके क्या है कन्फर्मिटी में ये एक्ट बनाई गई थी। यहाँ पे क्या है कि जो वेराइटी होती है इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ़ एसेंशली फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, वो डिस्टिंक्टिव है, ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म है, स्टेबिलिटी है, तो उसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ब्रीडर्स राइट क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, वो वही लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोटेक्टेड वेराइटी है। रिसर्चर्स के राइट क्या होते हैं? वो क्या कर सकते हैं? कैन यूज़ एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटी फॉर द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, कुछ की कोई भी वेराइटी को यूज़ कर सकता है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एंड दिस इंक्लूड कि हम यूज़ कर सकते हैं उस वेराइटी को एज अ इनिशियल सोर्स ऑफ वेराइटी फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अनदर वेराइटी। ऐसा नहीं उसको रिप्रोड्यूस मतलब उसी को बेचने के लिए, जस्ट दैट उसको स्टडी करने के लिए ना, उससे दूसरी वेराइटी बनाने के लिए हम लोग उसको रिसर्चर्स को दे सकते हैं कि यू कैन यूज़ इट, बट रिपीटेड यूज़ नीड्स प्रायर परमिशन। बार बार लोगे तो प्रायर परमिशन लगेगी। फार्मर्स के राइट क्या होता है? उनका क्या रजिस्ट्रेशन होती है, इंटाइटल फॉर द रजिस्ट्रेशन न्यू वेराइटी, एंड जो प्रोटेक्शन होती है लाइक द जैसे ब्रीडर को राइट दिया वैसे फार्मर्स को राइट दिया। फार्मर वेराइटीज़ कैन ऑल्सो भी रजिस्टर एज एक्सटेंट वेरिएंट, ठीक है। फार्मर के पास एलिजिबिलिटी है कि वो रिकोगनाइज कर सकता है, रिवॉर्ड कर सकता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द लैंड रेस एंड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लांट्स। फार्मर शेल नॉट एंटाइटल टू सेल ब्रांडेड सीड्स, वो ब्रांडेड सीड्स को खुद अपने जा करके खुद से आदत पे नहीं देंगे। बेनिफिट शेयरिंग क्या रहेगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है जो फार्मर वेराइटी को यूज़ करा फॉर द प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ब्रीडिंग एवरीथिंग, तो वहाँ पे मस्ट रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। 3 कैटेगरी होती है, एक तो होती है एक्सटेंट वेराइटी, ये वेराइटी नोटिफाई होते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सीड एक्ट एंड ऑल्सो वेराइटी इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है, इसको एक्सटेंट वेराइटी बोलते हैं। फार्मर वेराइटी या कम्युनिटी वेराइटी कौन सी होती है? जो वेराइटी ट्रेडिशनली कल्टिवेट होती आ रही है ना, जो इवॉल्व हुई है फार्मर की फील्ड में, वाइल्ड रिलेटिव्स, लैंड रेस के थ्रू विद जो भी फार्मर ने प्रोसेस यूज़ करा उसकी वजह से। एसेंशियली ड्राइव्ड वेराइटी कौन सी होती है? ये वेराइटीज़ प्रीडोमिनेंट ड्राइव होती है फ्रॉम इनिशियल वेराइटीज़ दैट रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनिशियल वेराइटीज़ एंड इज डिस्टिंग्विशबली फ्रॉम सच इनिशियल वेराइटीज़ एटलीस्ट वन ट्रेट, मतलब कि जो पहले जो इनिशियल जो वेराइटी थी उससे आपका कुछ ट्रेट एकदम ही अलग है, तो वो एसेंशियल डराइव्ड हो गई, ड्राइव करी उसने प्रॉपर्टीज़। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑब्वियसली एक्ट के अंदर बनी है। नेशनल रजिस्टर फॉर प्लांट वेराइटी आता है एक, देन यू हैव नेशनल जीन बैंक ऑल्सो जो सीड मटीरियल्स को रखता है। जीन फंड होता है वहाँ पे फंड शेयरिंग के लिए। वाइल्ड फायर्स, रिसेंटली इंडिया ने एक रेजोल्यूशन दिया है, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ द वाइल्ड फायर वॉज अडॉप्टेड इन 7th सेशन ऑफ द UNEA7 जो कि नैरोबी कीनिया में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी कीनिया में ही है। 2012 में पहली बार बना था, ठीक है, एंड 193 मेंबर्स हैं। फंक्शन काम यही है इसका कि ये मैटर्स देखता है जो भी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट होता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडास वाला। वाइल्ड फायर्स होती क्या है? ये अनप्लान अनकंट्रोल जब फायर होती है ना, वेजिटेटिव फायर होती है, रिगार्डलेस ऑफ द इग्निशन सोर्स, इग्निशन सोर्स कुछ भी रहा हो, बट अनप्लान थी अनकंट्रोल फायर जब होते हैं उसको बोलते हैं वाइल्ड फायर्स। इसकी वजह से क्या होता है, आपका सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल वैल्यूज डिग्रेड कर जाती है एंड रिक्वायर करती है सस्पेंशन एंड रिस्पॉन्सेज और अदर एक्शन अकॉर्डिंग टू दी एजेंसी। ये फाउंड ने डेफिनेशन दी हुई है इसकी, ठीक है। देन यू हैव मेजर कॉजेज क्या रहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक रीजन हो सकते हैं, ह्यूमन मेड रीजन हो सकते हैं। 95% तो हमारी एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से ही होती है। लाइटनिंग भी हो सकते हैं, ड्राई वेजिटेशन भी हो सकते हैं, अदर रीजन से ही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाइल्ड फायर जो है सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, ये ब्लैक सोर्स का सोर्स बन रखी है एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाइल्ड फायर हो रही है, ठीक है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होती है। 54% जो फॉरेस्ट है वो ओकेजनल फायर्स उसमें होती रहती है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 54% मतलब मोर देन हाफ अगर आया लिखा, मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट आर एक्सपोज टू ओकेजनल फायर्स, येस, ठीक है। 7% मॉडरेट फ्रीक्वेंट फायर्स होते हैं। 2% हमारा हाई इंसिडेंसेस लेवल होती है, वाइल 35% हैव नॉट येट बीन एक्सपोज टू फायर किसी भी रियल सिग्निफिकेंस में। उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये ऐसे टॉप स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स आपके वाइल्ड फायर के देखे जाते हैं। उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। ला नीना, अल नीना के बारे में अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट आई है 2025 की कि जो 2025 है वो वार्मेस्ट ला नीना ईयर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ला नीना इज़ अ कूलर फेज ऑफ एन स्नो
हैविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन ला नीना में हमारे पास कूलिंग इफेक्ट होता है, बट इट इज़ रिपोर्टेड दैट कि 2025 वार्मेस्ट ला नीना ईयर रहा है, ठीक है। नाउ सी दिस एंसो क्या होता है, एल नीना सर्दर्न ऑसिलेशन। Okay, now see this. Recurring the natural phenomena categorized by fluctuating the ocean temperature in the equatorial Pacific, coupled with atmospheric change. अल नीना ला नीना में क्या होता है, ये दोनों ओशनिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सर्दर्न ऑसिलेशन की वजह से ये होते हैं, ठीक है। जो आपका ला नीना फेज़ होता है वहाँ पे कोल्ड फेज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन करती हैं और वार्म वाटर को वेस्ट वर्ल्ड लेकर के जाती है टूवर्ड्स एशिया टूवर्ड्स लेकर के जाती है, ठीक है, एशिया के टूवर्ड्स लेकर के जा रहे हैं। अलाउिंग द कोल्ड वाटर टू राइज ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक। नीना में क्या हो रहा है, देखो, व्हेन द ट्रेड विंड्स आ रही है, आपकी ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, आपके जो आपका वार्म वाटर है उसको लेकर के जा रही है एशिया के टूवर्ड्स। इधर एशिया है और इंडियन ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक है, ठीक है, और जो ठंडा पानी है उसको राइज करा रही है कहाँ पे, इन द ईस्टर्न पैसिफिक, यहाँ पे आपका ठंडा पानी है। इम्पैक्ट द इंडिया, तो अब मानसून जो है जनरली बेनिफिशियल रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी आ गया तो यहाँ पे आपका बन गया हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर जनरेट हो गया, तो यहाँ पे बारिश आएगी, मानसून आ जाएगा। तो ला नीना इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिया, क्योंकि वहाँ पे आपका बारिश होती है। विंटर क्या है, ट्रिगर हो जाते हैं, कोल्डर देन द नॉर्मल विंटर हमारे देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स अगर देखें तो इंक्रीज़ होता है फ्लड का रिस्क, साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जब हम एल नीना की बात करते हैं तो वार्म फेज़ बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ट्रेड विंड है वो कम हो जाती है, वो वीक हो जाती है। यहाँ पे तो ट्रेड विंड अच्छी खासा गर्म पानी लेकर के आ रही थी, बट नाउ दे हैव बिकम वीक, तो वीक हो गई तो मतलब गर्म पानी आ नहीं पा रहा है उधर एशिया में, तो अलाउिंग द वार्म वाटर टू मूव साउथ अमेरिका की तरफ चल जाता है, ठीक है, तो वो आपका इंडिया की तरफ ना आकर साउथ अमेरिका की तरफ चल जाता है, तो मानसून वीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था वो बना ही नहीं, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर ऑलरेडी था, ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना था जाके वार्म वाटर की वजह से, बट वो बना ही नहीं, तो यहाँ पे मानसून वीकन हो गया इन एल नीना, ठीक है, वो एल नीना। तो फिर अब क्या होता है, एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट होएगा, हीट भी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है, हार्श समर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे विंटर्स आते हैं, कोल्डर देन द नॉर्मल विंटर्स। तो ये हमारा बेसिकली फेज रहता है, इसलिए हम ला नीना को कोल्ड फेज बोलते हैं और अल नीना को हम वार्म फेज बोलते हैं। ओके, वॉकर एंड हैडले सर्कुलेशन आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है, कि ईस्ट वेस्टर्न जोनल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है ट्रॉपिक पैसिफिक पे, वो बेसिकली वॉकर सर्कुलेशन होता है। वार्म एयर जो होती है वो वेस्टर्न पैसिफिक, ये आपका ईस्ट पैसिफिक है, वेस्ट पैसिफिक, मतलब कि टूवर्ड्स एशिया इज योर वेस्ट पैसिफिक, ठीक है, यहाँ तो गर्म हवा जो है वो राइज कर रही है, वो जाती है ईस्टवर्ड, ठीक है, और वो ईस्टर्न पैसिफिक में सिंक कर जाती है और रिटर्न होती है एज अ वेस्टवर्ड एज अ ट्रेड विंड, ठीक है, ये हमारा सर्कल, दिस इज वॉकर सर्कल, ठीक है। इससे क्या होता है, ग्लोबल वेदर पैटर्न जो इन्फ्लुएंस होते हैं, मानसून एंड विंटर एनॉमलीज आ जाते हैं, ठीक है। हैडले हिल्स में क्या होता है, नॉर्थ साउथ मेरिडोनियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे जो वार्म एयर है वो इक्वेटर के पास होती है, ठीक है, और वो जाती है पोलवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे सिंक हो जाती है 30 लैटिट्यूड पे, मतलब कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ पे सिंक कर जाती है, और इक्वेटर की तरफ, सरफेस की तरफ, मतलब इफ़ यू सी लाइक दिस, तो यहाँ पे आपका इक्वेटर है, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ से उठी है वो, ठीक है, और यहाँ पे गई है, यहाँ पे सब्सिडाइज करती है और सरफेस के पास में वापस से इक्वेटर की तरफ आ जाती है। सो ये जो हेडले हिल बनता है। नेक्स्ट यू हैव, अगर यहाँ से सब ट्रॉपिक की तरफ जाती है और यहाँ से राइज करती है और फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे डिसेंड कर जाती है, दिस इज़ योर फेरल सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बात करी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अगर आप जा रही है तो वह हैडले हिल्स है, और आपके ईस्ट वेस्ट जोन में जाती है तो वो आपके वॉकर सेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वार्म एयर जो होती है वो इक्वेटर के पास राइज करती है, पोल की तरफ जाती है, सिंक कर जाती है 30 लैटिट्यूड पर और रिटर्न होती है इक्वेटर पे सरफेस के वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है हीट को, शेप करती है ट्रेड विंड्स और डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेनफॉल पैटर्न को आपको इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट यू हैव डीकार्बनाइजेशन ऑफ की सेक्टर। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली कि हम डीकार्बनाइज कर देंगे रोड मैप की, मतलब डीकार्बनाइजेशन का एक रोड मैप निकाला फॉर सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड एमएसएमई सेक्टर। डीकार्बनाइजेशन होता है क्या है, जब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिड्यूस या एलिमिनेट कर देते हैं किसको, CO2 के इमिशन को इकोनॉमी से। तो इंडिया जो है उसका टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखे तो सीमेंट सेक्टर 6% देता है, एल्यूमिनियम 2.8% देता है। एल्यूमिनियम में क्या है कि प्राइमरी स्ट्रैटेजिक लेवर क्या है इसका, कि ये हमारा RERTC मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक पावर ग्रिड में यूज़ होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर का अडॉप्ट करा हुआ है। देन यू हैव कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने 10% बाय 2030 रिड्यूस करना है इसका यूज़।
सीमेंट में देखें तो यहाँ पे हम रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, यूसेज फॉर द म्यूनिसिपल वेस्ट, एंड यहाँ पे हमने 80 to 85% 2070 तक कम करना है। एमएसएमई सेक्टर में देख लें तो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हम एमएसएमई को लेकर जा रहे हैं। एक प्रोग्राम हमारा एनर्जी एफिशिएंसी है, रेट्रोफिटिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, वी हैव ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, चाहे ओपन एक्सेस के थ्रू हो, सूर्य घर के थ्रू हो, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। 75 to 87 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमारा एमएसएमई से आता है, ठीक है। उसको इतना है अब रिपोर्ट के हिसाब से। ओजोन लेयर एंड ओजोन होल की अगर बात करें तो एंटार्क्टिक जो ओजोन है उस पर होल हो रखा है, क्लोजेज अर्ली, इंडिकेटिंग कि हमने क्या करा है, ग्लोबल ओजोन में रिकवरी करी है, क्योंकि वो जो होल था वो अभी थोड़ा कम हुआ है। होल कहाँ पे है, ये सीजनल एंड सिवियर थिनिंग हो गई हमारी क्या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में ओवर एंटार्क्टिका, एंड मोस्टली अगस्त और नवंबर के मंथ में ये देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या सर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग आता है उस टाइम पे। 2025 में ये पीक कर गया था एट 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वेल बिलो 2006 रिकॉर्ड, कि 29 वहाँ पे था तो 21 पे आ गया, तो इट इज़ जस्ट नाइस। स्ट्रेटोस्फेरिक जोन मतलब गुड ओजोन जहाँ पे मिलती है 10 to 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। देन यू हैव द कॉज ऑफ ओजोन होल, अब क्या इशू रहा होगा वहाँ पे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो थे, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, यू हैव हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स, इनकी वजह से, एंड ऑल्सो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की वजह से आपका ये जो है होल बना था। देन यू हैव पेरिस अग्रीमेंट, यूएसए ने ऑफिशियली बोला कि मैं तो इससे निकल रहा हूँ सेकेंड टाइम, ओके। ये अडॉप्ट हुआ था आपका पेरिस CO 15 में 2015 में 2015 में COP 21 जो मीटिंग हुई थी उसमें। ये बेसिकली ग्लोबल इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। यहाँ पे हमने ये कमिट करा था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हम 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री ज़्यादा नहीं जाने देंगे, एंड परस्यू एफर्ट्स लिया था कि हम लिमिट करेंगे इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो यहाँ पे जो EU है वो पहला वर्ल्ड का EU फर्स्ट कार्बन टैक्स लेकर के आया था 1 जनवरी 2026 में, जो इम्पोज करेगा कार्बन रिलेटेड लेवी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कार्बन इंटेंसिव गुड्स। जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स का इम्पोर्ट हो रहा है उनके ऊपर भी कार्बन टैक्स लगेगा। तो EU की पॉलिसी है कि हमने इम्पोज करना है कार्बन टैक्स, जो भी उन चीज़ों पे जो भी प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कंट्री जिनका क्लाइमेट पॉलिसी पे ध्यान नहीं है बेसिकली। इम्प्लीमेंट इन 2023, मूव फ्रॉम द ट्रांजिशनल फेज टू फुल एनक्रोचमेंट इन 2026, 2023 में लेकर के आए तो 2026 में ये आप पूरा फुली इसको एनफोर्स करना चाह रहे हैं। ये कार्बन लीकेज को बेसिकली बाय स्टॉपिंग द फर्म फ्रॉम शिफ्टिंग द प्रोडक्शन टू द कंट्री विद द वीकर क्लाइमेट रूल बेसिकली करना चाह रहे हैं। सेक्टर्स कौन कौन से, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे। इम्पैक्ट किसको होगा, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट, तो हमारे को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी इस चीज़ की। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, यूनियन मिनिस्ट्री जो है उसने नोटिफाई करा है एक फ़ंड, ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड को स्ट्रीमलाइन कर सके, उसका यूज़ अच्छे से कर सके। तो कुछ रेगुलेशंस लेकर के आए हैं उसी चीज़ के लेकर के। तो लीगल बेसिस क्या है कि आपकी एक्ट के अंडर बना हुआ है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। सेकेंडली जो कॉर्पस है इसका वो अंडर द एयर वाटर एंड एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो एलोकेशन जो 75% की फ़ंड की है आर रिमिटेड टू स्टेट एंड यूटीज एंड 25 हमारी सेंटर के पास रहती है। यहाँ पे मॉनिटरिंग देखी जाएगी, R&D इन क्लीन कंटामिनेटेड साइट्स, इन सबको हम इस चीज़ के लिए हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, रेमेडिएशन के लिए, R&D के लिए, इन सब के लिए। ओवरसाइट मैनेज कौन कर रहा है इसको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, ऑडिटेड बाय कैग। ऑडिट कौन करेगा, कैग ऑब्वियसली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ रहा है, एंड ही एक्ट एज अ फिलोसोफर टू दिस अकाउंट। तो एनीवे टू द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये एक्ट एज अ फिलोसोफर, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू ऑडिट दिस। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फाइनेंस करता है, फाइनेंसेस द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक CPCB, SPCB, ठीक है। देन यू हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो CSR इनहेरेंटली इंक्लूड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन MK रंजीत केस, ठीक है। कॉरपोरेशंस होते हैं लीगल पर्सन एंड की ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी, उनके पास फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A(G) के तहत कि आपको क्या करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, एंड हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर। तो जो CSR है उसका फंड एलोकेशन होता है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हो जाती है उनकी, ठीक है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिक एक्ट नहीं है, बट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। सो जो कॉर्पोरेट होते हैं एक्टिविटीज़ थ्रेटन करते हैं डेंजरस स्पीशीज़ को, कंपनीज मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन बेस्ड ऑन पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। क्राइटेरिया फॉर CSR एलिजिबिलिटी, नेट वर्थ ऑफ द कंपनीज इज 500+, ठीक है। कंपनी टर्न ओवर इज 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी इज 5 करोड़ एंड मोर।
CSR में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन कंपनीज, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट, कंपनीज टू एलोकेट एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो कितना होना है? 2%। आपका एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 साल में जितना आ रहा है उसका 2% आपको कंपनी ने देना होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर भी आते हैं ये। किस किस काम के लिए? इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सब के लिए आप दे सकते हो। UN चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड, जो तमिलनाडु की IAS ऑफिसर है, ऑफ पाइनिंग द लीडरशिप ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंज इंक्लूडिंग द प्लास्टिक एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उनको मिला है। UN हाईएस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑनर है ये, 2005 से एनुअली दिया जाता है। तो यहाँ पे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, नेचर लॉस, इसके लिए दिया जाता है। प्रोजेक्ट सन कैचर, गूगल CEO ने अनाउंस करा है कि वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म रिसर्च इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सन कैचर। बेसिकली ये है आपका सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन के लिए, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लार्ज स्केल मशीन लर्निंग कंपटीशन इन स्पेस, कि स्पेस में हम क्या मशीन लर्निंग कंपटीशन को सीखेंगे। सैटेलाइट विल बी इक्विप्ड विद जियो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, TPUs। इस करना क्यों चाहता है कि ताकि हम जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है ऑन अर्थ बेस्ड सेंटर्स उसको रिड्यूस कर सकें, वनरेबिलिटी टू पावर आउटेज उसको देख सकें। डेटा सोवनिटी एज अ आउटर स्पेस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू नेशनल जुडिक्शन, तो अंडर द आउटर स्पेस ट्रीटी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या है सन कैचर में, मुझे समझ नहीं आया, कि हमने एक सोलर पावर्ड सैटेलाइट कंस्टलेशन बिल्ड करना है केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाई स्केल मशीन लर्निंग कंपटीशन स्पेस, जो कि हाई लेवल का मशीन लर्निंग कंपटीशन स्पेस में कर सकता है। इसलिए हम सोलर पावर के वो बनाएंगे, क्योंकि क्या है पावर सोलर वहाँ पे अच्छी मिल जाएगी, ठीक है भाई। सोलर फेज़ 2, सोलर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस इन साउथ एशिया, सोलर फेज़ 2, ठीक है। क्या है? एग्रीकल्चर से, साउथ एशिया से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है, सोलर से रिलेटेड है। तो सोलर फेज़ 2 इसने लॉन्च करा है कि हम एक्सपैंड करेंगे अपना क्लाइमेट रेजिलियंट सोलर इरिगेशन सिस्टम को अक्रॉस साउथ एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका में लेकर के जाएंगे, ठीक है भाई। नवंबर 2025 में फेज़ 1 हमारा 2019-24 तक चला था। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्विस एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ये मल्टी कंट्री प्रोग्राम है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, कीनिया एंड इथियोपिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये इक्विटेबल सस्टेनेबल एक्सेस देंगे किसको? सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर को, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, इंडिया ने डेवलप करा 100 गीगावाट का हाइड्रो पम्प्ड स्टोरेज 2024-47 तक, मतलब कि जब हमारे 100 साल हो जाएंगे तब हमें 100 गीगावाट हाइड्रो पम्प स्टोरेज रखनी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से सर्च करना है, ठीक है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या करती है? स्टोर करती है एनर्जी को एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर यूजिंग द 2 रिजर्वर्स एट डिफरेंट एलिवेशन। तो एक पीरियड होता है जहाँ पे हम एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आते हैं, तो वाटर पंप करता है फ्रॉम अ लोअर रिजर्वर टू द अपर रिजर्वर। तो जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो जो पानी जो स्टोर्ड है वो वापस टरबाइन में भेज दिया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। इंडिया करंटली इंस्टॉल करता है कितना? 5, हमारा अभी 7 ही है, 7 गीगावाट के अराउंड हम करते हैं, और हमने कितना करना है? 100 करना है। कब तक? 2047 तक, ठीक है भाई। प्रेजेंट पोटेंशियल अगर हम देखें तो 264 का है, ठीक है। इंक्लूडिंग 58 हमारा स्ट्रीम PSP से आता है, 209 हमारा ऑफ स्ट्रीम PSP से आता है, बट अभी 7 है वर्किंग, ये दिमाग में रखना है। 100 हमने करना है 2047 तक। स्टार लेबलिंग क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेनलाइज करा मैन्युफैक्चरर को, AC TV वालों को, कि इफ़ एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन डिविएट फ्रॉम डिक्लेयरिंग, जो आप स्टार लेवल लगा करके जो बता रहे हो उससे गलत और उससे कम अगर आपका कंजम्पशन निकल के आता है एक्चुअल, तो आपकी भाई धुलाई होएगी, मतलब गलत लेबलिंग करोगे तो धुलाई होएगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो उसके अंडर ही प्रोग्राम आता है, ठीक है। एडमिनिस्टर करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है एनर्जी एक्ट के अंडर, और वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही आती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि रिड्यूस करना कंजम्पशन ऑफ अप्लाइंसेस और कस्टमर्स को बताना है, इन्फॉर्म डिसीजन लो आप, ठीक है। मैंडेटरी अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, एयर कंडीशनर, फैंस, टेलीविज़न, ये जो चीज़ें हैं इनमें बेसिकली वॉलेंट्री अप्लाइंसेस हमारे हो जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल मोटर हो गया, आपकी कंप्यूटर हो गया। बट मैंडेटरीली आपको किस किन चीज़ों में देखना है? आपका जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं बेसिकली, डोमेस्टिक लिक्विड LPG स्टोव्स जो हैं आपके, लैम्प्स, LEDs, फ्रीज़र्स, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, TV, वॉशिंग मशीन्स। नेक्स्ट यू हैव नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ये जो अवार्ड है चंडीगढ़ को मिला है पहली बारी, फर्स्ट फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी। चंडीगढ़ पहले नंबर पे आया है एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी में। ये अवार्ड कौन दे रहा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का अंडर। रिकॉग्नाइज करता है कि क्या आउटस्टैंडिंग फंक्शन अचीवमेंट लिए हैं आपने एनर्जी एफिशिएंसी में।
कन्फर्ड बेस्ड ऑन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल असेसमेंट देता है। ये भी BEE का ही है, विद द अलायंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी, EEE, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव बैटरी पैक आधार नंबर, BPAG। गवर्नमेंट ने एक डेटा रिलीज़ करा है अबाउट दिस। तो ये एक इंडिजिनियसली डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है एंड डेटा स्टोरेज सिस्टम है, जो कि इंश्योर करेगा एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द बैटरीज थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल्स। ये एक यूनिक ID नंबर देता है फॉर द ईच बैटरी पैक्स, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द वाइटल इंफॉर्मेशन। देन कुतानंद वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम, सॉइल टेस्ट हुआ यहाँ पे इसकी पैडी फील्ड पे। वहाँ पे क्या है, हमने इंक्रीज एल्यूमिनियम लेवल देखा है अबाउट द सेफ लिमिट। तो एल्यूमिनियम बिकम मोर सोल्यूबल एंड टॉक्सिक एज द सोयल pH ड्रॉप बिलो 5। अगर सोयल का pH 5 के नीचे चला जाता है, मतलब एसिडिक हो जाती है, तो जो आपका एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा सॉल्युबल होने लग जाता है। और एक्सेसिव लेवल से क्या होता है कि आपकी रूट डैमेज हो जाती है, आपका न्यूट्रिशन डिसरप्ट हो जाता है। तो आपका जो कुन्नड़ वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम है केरला का, उसने एक क्या करा है, कॉम्प्लेक्स मोसैक ऑफ फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर लैंडस्केप को डिवाइड किया 3 स्ट्रक्चर में। एक तो होगा वेटलैंड, जो कि पैडी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, फिश कैचिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा गार्डन लैंड होती है, जो कि फूड क्रॉप प्लांटेशन के लिए यूज़ होता है। और तीसरा होता है वाटर एरिया, जहाँ पे आप इनलैंड फिशिंग कर सकते हो। ओनली सिस्टम इन इंडिया दैट फेवर्स द राइस कल्टिवेशन बिलो सी लेवल इन इंडिया, क्रिएटेड बाय ड्रेनिंग द वेटलैंड स्वैम्प इन द ब्रैकिश वाटर। कुछ तो है ये एक ऐसा मात्र एरिया जहाँ पे आपकी राइस कल्टिवेशन होती है सी लेवल के नीचे लैंड में, एंड क्रिएटेड बाय ड्रेनिंग द डेल्टा को ड्रेन करा दिया इन टू द ब्रैकिश वाटर, ठीक है। यूजुअली जो हमारे ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंडर आता है, जो FAO का है, ठीक है, ये है इसके अंदर ये आता है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट कम्स अंडर ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स। क्या आपका ये केरला में है ये। सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, इंडिया के पास 100 ऐसे विलेज हैं जहाँ पे सुनामी रेडी हो चुके हैं, ठीक है। सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर बाय यूनेस्को का IOC ये सुनामी रेडी प्रोग्राम है आपका। इसमें क्या है, एक इंटरनेशनली वॉलंटरी कम्युनिटी बनाई है कि आपका यूनेस्को के थ्रू कि आप प्रिवेंट कर सकते हो रिस्क को, मिटिगेट कर सकते हो जब भी कोई भी ग्लोबल कोस्टल जोन एरिया में सुनामी के रिस्क आते हैं। सुनामी रेडी विलेज बना दो आप, उनको सर्टिफिकेशन दे दो कि हाई अवेयरनेस इन लोगों के बीच में अबाउट सुनामी एंड हज़ार्डियस प्रिपरेशन। और करंटली 24 ऐसे कोस्टल विलेजेस हैं उड़ीसा में जिनको आपका ये मिल चुका है सर्टिफिकेशन यूनेस्को के थ्रू बाय योर नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमारी ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, और इसमें चेयरमैन हमारे डायरेक्टर रहता है। नेक्स्ट यू हैव योर नेशनल प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड DRR। तो DRR क्या होता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अप्रूव दे रहा है कितना, 500 करोड़ का। तो इंटीग्रेट करना हमने DRR को लोकल गवर्नेंस में थ्रू बॉटम अप अप्रोच। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारे पंचायती राज रहेगी, को हमने ग्राउंड लेवल पर लेकर के जाना है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो रहेगी NDM का, तो बात रहेगा कि इट्स अबाउट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों ने कर दिया है 20 राज्यों में एंड कवरिंग 81 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स। यू हैव नेक्स्ट एटलस ऑफ क्लाइमेट एडॉप्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, एक नया प्लेटफॉर्म बना है एटलस ऑफ द क्लाइमेट एडाप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि लॉन्च कर रहा, मार्किंग द 15 ईयर ऑफ NCIR, मतलब NCIR के 15th एनिवर्सरी पे ये चीज़ हमने लॉन्च करी है बाय। और ये NCIR है आपका ICAR का था, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी फील्ड में लेकर के आने की बात करता था। तो जो एटलस है ये ICAR लेड इनिशिएटिव है, ठीक है, और आपका साउथ एशिया इंस्टीट्यूशन में है ये। लोकेशन स्पेसिफिक डेटा ड्रिवन अडाप्टेशन प्लानिंग बताएगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। सो देन यू हैव माधव गडगिल, ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ये 1942 में पैदा हुए थे, 2026 में चले गए। पूना के हैं ये। फोरमोस्ट वॉइसेस ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ही फाउंडेड द सेंटर फॉर इकोलॉजी साइंसेस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 1982 में। इनके एफर्ट थे फॉर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने में, इटाब्लिशमेंट ऑफ दिस रिजर्व। इन्होंने वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट पैनल को भी चेयर करा है 2010 में। रिकमेंड भी करा था कि इंटायर घाट जो है वो उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बता देना चाहिए। ऑल्सो ये प्राइम मिनिस्टर के साइंस एंड टेक के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रहता है, और ये आर्किटेक्ट भी रहता है इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट के, और ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी काम कराते हैं। ऑल्सो इनको अगर हम देखें पद्मश्री पद्म भूषण टाइलर्स प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, वॉल्वो इन्वायरमेंट प्राइज़, UNEP का चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड सब मिला हुआ है। ICGS समुद्रा प्रताप, ICGS समुद्रा प्रताप को गोवा में कमीशन करा है, ठीक है।
और ये इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डिज़ाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इट इज़ ऑफ द 2 PCVs बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ऑपरेशन थंडर जो है आपका, इसमें 30,000 लाइव एनिमल्स को हमने सीज़ करा है अंडर दिस। तो ये इंटरपोल ने कराया है एंड वर्ल्ड कस्टम WCO ने इन द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ योर कम्बैक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम्स। तमिलनाडु CBMRV सिस्टम, तमिलनाडु ने लॉन्च करा कम्युनिटी बेस्ड मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, जो कि पीपल लेड क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट को बिल्ड करा। मतलब कि बेसिकली तमिलनाडु में ये एक कम्युनिटी बेस्ड मेजरमेंट के लेकर के पीपल लेड क्लाइमेट मूवमेंट हुई है। तो ये जो सिस्टम होता है ये 2023 में आया था UK पैक्ट प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे हम जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं उनको एम्पावर करते हैं कि आप कलेक्ट करो, वैलिडेट करो जो भी रिपोर्ट्स आती है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट डेटा से रिलेटेड। सो इट प्राइमरी ब्लू कार्बन को टारगेट कर रहे हैं, लाइक मैंग्रोव्स दिस एंड दैट। नेक्स्ट टर्म्स कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, रेंज लैंड क्या होता है, पैस्टोरलिस्ट क्या होता है। तो UN ने डिक्लेयर किया 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट। तो हमें पता होना चाहिए रेंज लैंड होता क्या है। तो रेंज लैंड जो है अर्थ का लैंड सरफेस का आधा है, ठीक है। हाफ ऑफ द एरिया जो लैंड सरफेस है उसमें रेंज लैंड है आपके, ठीक है। तो इंडिया का लैंड सरफेस, सॉरी अर्थ का लैंड सरफेस में 50% आपके रेंज लैंड्स आते हैं। रेंज लैंड्स में आपका आता है ग्रास लैंड, सवाना, शर्ब लैंड्स, डेजर्ट, वेस्ट लैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस। जो स्टेपीज़ है आपका सेंट्रल एशिया का, अफ्रीकन का सवाना, एल्प्स एंड पाइनरीज इन यूरोप, एंडीज इन साउथ अमेरिका, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब आपके क्या है रेंज लैंड्स में आता है। यहाँ पे क्या होता है, यूनिक फ्लोरा एंड फौना मिलता है आपको। एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है इंक्लूडिंग कार्बन स्टोरेज एंड योर वाटर रेगुलेशन। वेरएज पैस्टोरलिस्ट की अगर हम बात करें तो जहाँ पे एनिमल को रेज करा जाता है, जो फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर उनका कल्चर हेरिटेज अलग होता है एंड लोकल इंडिजिनस नॉलेज जिनको रहती है वो पैस्टोरलिस्ट होता है, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज, इंडिया ने एक सबमिट करा नॉमिनेशन डॉजर जो हमारा मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है, कि इसको हम टाइटल देना चाहता है जिंकिंगलेज री और लू चुराई कल्चरल लैंडस्केप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो इसको हम लोकली ये बोलते हैं, जो ये नाम है जिंकेजरी, ठीक है। LRB जो हमारा लिविंग रूट ब्रिज है वो इंडिया का रबर ट्री से बना हुआ है, रूरल कनेक्टिविटी कराता है। डेंस सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेघालय में है ये इंडिजिनियस खाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने बनाया था, ग्रो करवाया था बेसिकली। एंड यहाँ पे क्या है, ब्रिज, लेडा, स्टेप सब कुछ है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म एंड टावर्स, इरोजन एंड लैंडस्लाइड प्रिवेंशन यहाँ पे होता है, सारी चीज़ें हुई है। तो ट्री प्लांटेड ऑन बोथ रिवर बैंक के दोनों तरफ हमने ट्री को प्लांट करा। तो जो रूट्स थे उनको मैनुअली गाइड करा, ट्विस्ट करा और इंटरवोवन करा। तो अब इससे ये हमारा ब्रिज बन गया। एकेरा पाम्स जो हैं हमारे ट्रंक्स एंड बैम्बू एंड स्टोन्स हमारे यहाँ पे स्कैफोल्डिंग करते हैं। 10 से 15 साल हो चुके हैं इसको पूरा काम, मतलब फंक्शनलिंग पोजीशन में ये 10 से 15 साल से है। नेचर बेस्ड सोल्यूशन, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर बेस्ड रिपोर्ट हमारी UNEP की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, स्क्यूड टूवर्ड्स द नेचर नेगेटिव फाइनेंस हमारा आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव फाइनेंस क्या होता है कि हमने इन्वेस्ट कर रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन में काम करेगी, तो वो पॉजिटिव सोल्यूशन होता है। नेगेटिव क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट ऐसे करते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल है उसका कि वो डिग्रेड करेगी नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो हार्मफुल सब्सिडीज़ होती है। तो जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन मतलब कि पॉजिटिव वाली जो होती है आपकी, उनका काम क्या होता है, लेवरेज करते हैं नेचर एंड द पावर ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम टू एड्रेस द सोसाइटल चैलेंजेस थ्रू एक्शंस टू प्रोटेक्ट, सस्टेनेबली मैनेज करना है, रिस्टोर करना है, कुछ भी करना है, वो होता है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरिंग द कोरल रीफ। वो एक हमारा NBS हो गया, नेचर बेस्ड सोल्यूशन हो गया। ओके, वी हैव कमिंग मॉन्टेरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें हमने बोला था 30% जो लैंड है और सी है बाय 2030 हम उसको रिस्टोर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सॉरी रिस्टोर नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और 500 बिलियन पर ईयर रिडक्शन रुपए लगा देंगे ताकि हम हार्मफुल सब्सिडीज़ को रिड्यूस कर सकें। टास्क फोर्स फॉर नेचर बेस्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये एक फ्रेमवर्क था बिजनेस फॉर द बिजनेस टू रिपोर्ट एंड एक्ट ऑन द नेचर रिलेटेड रिस्क एंड इम्पैक्ट। इंडिया का मिस्टी प्रोग्राम है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये मैंग्रोव प्लांटेशन कराना चाह रहा है, कहाँ पे, कोस्टलाइन एंड सॉल्ट पैन्स पे, ठीक है। अमृत धरोवर, यहाँ पे कंजर्व करने का रामसर साइट्स को, वेटलैंड्स को थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट वी हैव डूम्सडे ग्लेशियर, अ स्टडी शोज ग्रोइंग cracks in the Doomsday Glacier ice indicating a possible collapse of the Antarctic ice shelves. Doomsday Glacier आपका थॉराइज ग्लेशियर है, नोन एज डूम्सडे ग्लेशियर।
It is called so because its potential to significantly add to the worldwide sea level and is one of the fastest changing ice ocean system on the planet. The complete melting of the glacier could add 65 centimeter to the global sea level. Water bankruptcy. A report of UN University Institute of Water, Environment and Health highlight करता है planet को has entered the global water currency bankruptcy era. मतलब ये बताना चाह रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है, उसने हाईलाइट करा कि अगर हम देखें तो हमारा जो प्लानट है वो वाटर बैंक्रप्सी एरा में एंटर कर चुका है. वाटर बैंक्रप्सी होती क्या है कि हमने persistent post crisis condition of the human waste water system in which long term water use has exceeded the renewable inflow and safe depletion limits, causing irreversible or effectively irreversible degradation. मतलब कि इतना हम यूज़ कर चुके हैं कि हम रिवोक नहीं कर सकते इस चीज़ को. हमने रिन्यूएबल इनफ्लो से बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म वाटर यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी. तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि द पार्ट ऑफ द नेचुरल वाटर कैपिटल लाइक रिवर, लेक, एक्वाफायर, वेटलैंड, सॉइल, ग्लेशियर्स हैव बीन डैमेज बियॉन्ड द रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ फुल रिकवरी. इन कॉन्ट्रास्ट वाटर स्ट्रेस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जब हाई वाटर डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड होती है रिलेटेड टू द सप्लाई, बट इम्पैक्ट आर लार्जली रिवर्सिबल. यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल सिचुएशन होती है. डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है. वाटर क्राइसिस कब होता है? जब वाटर वेयर द शॉक ड्रिवन डिसरप्शन टेम्परली, मतलब कि कोई डिसरप्शन आ गया, टेम्परेरी डिसरप्शन है कि पुश वाटर सिस्टम बियॉन्ड द कैपेसिटी से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बट ये भी रिस्टोर करा जा सकता है थ्रू इमरजेंसी एंड रिस्टोरेशन मेजर. लेकिन जब वाटर बैंक्रप्सी में क्या होता है, आप रिवर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को. बायो ब्यूटामिन. इंडिया पहला कंट्री बना है जिसने कॉमर्शलाइज करा है बायो ब्यूटामिन को इन द रोड कंस्ट्रक्शन. ये ऑल्टरनेटिव है ब्यूटामिन का. बायो लगा दिया तो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के थ्रू बनाया गया, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो, लेनिनो, बायो 400, बायो ऑल्सो. ब्यूटामिन क्या होता है? एक ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है थ्रू डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल नोन फॉर द एडहेसिव प्रॉपर्टीज. रिड्यूस द क्रूड ऑयल इम्पोर्ट, एड्रेसेस द इशू ऑफ सुटेबल बर्निंग, बूस्टिंग द बायो इकोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव बायोस्टिमुलेंट्स. बायोस्टिमुलेंट्स प्रोवाइड करते हैं ग्रीन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर. सब्सटेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टिमुलेट करते हैं नेचुरल प्लांट प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट. बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टिमुलेट करते हैं नेचुरल प्लांट प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस करना है न्यूट्रिएंट अपटेक्स, बूस्ट स्ट्रेस टॉलरेंस, इंप्रूव करता है क्रॉप क्वालिटी, सपोर्ट करता है रेजिलियंस अंडर डायनेमिक क्लाइमेट स्ट्रेसर्स. रेगुलेटिंग बॉडी हमारी है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का. ठीक है. बॉम्ब साइक्लोन. रिसेंटली बॉम्ब साइक्लोन हेड करता है नॉर्दर्न यूएस, ट्रिगर्स सिवियर विंटर वेदर. ओके, ये आया साइक्लोन. या कहाँ पे हुआ है, कब होता है ये? जब मास ऑफ लो प्रेशर एयर का हाई प्रेशर से मीट करता है, तो यहाँ पे बॉम्ब जिनोसिस होता है, मतलब कि बॉम्ब बन जाता है. बहुत बड़ा मास है आपका लो प्रेशर का, उसने हाई प्रेशर को मीट कर दिया. इट इज़ कैटेगराइज बाय रैपिड प्रेशर ड्रॉप. एकदम से ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि लो प्रेशर से एकदम से इतना प्रेशर ड्रॉप हो जाता है कि हाई प्रेशर जो है आपका लो प्रेशर पे मीट कर जाता है. ठीक है. इन लो प्रेशर मास by at least 24 millibars in 24 hours. तो it increases the pressure gradient and make the wind stronger. मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक पे, बिकॉज वहाँ पे जो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ, वो क्लैश हो जाती है वार्म एयर फ्रॉम द ओवर एंटार्क्टिक ओशन. ठीक है. देन यू हैव रिवर डेल्टाज. स्टडी दैट 7 मेजर डेल्टाज, चाहे आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, नाइल, मेकोंग, ये जांगे हो. देन यू हैव अमेजोन, इरावदी और मिसिसिपी. अकाउंट करें 54% ऑफ द टोटल सब्सिडाइजिंग डेल्टाज एरिया वर्ल्ड वाइड. डिपोजिशनल फीचर होता है डेल्टास में, मतलब जहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन नहीं हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है. तो डिपोजिशनल फीचर होता है जहाँ पे रिवर अपना पानी एम्प्टी करती है, तो वहाँ पे सेडिमेंट्स भी आते हैं इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर, चाहे ओशन हो, लेक हो या फिर दूसरे रिवर हो. डेल्टास जो हैं आपके, फॉर अ डेल्टा टू फॉर्म द फ्लो ऑफ रिवर मस्ट बी स्लो होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, ताकि वो आराम से हो. ठीक है. एंड वहाँ पे स्टिल डिपोजिशन हो सके. नॉट ऑल द रिवर फॉर्म्स डेल्टा. ऑक्यूपाई जस्ट 1% ऑफ द लैंड एरिया. यहाँ पे डेल्टा जो है सिर्फ 1% लैंड एरिया में है. सपोर्ट करते हैं 6% ग्लोबल पॉपुलेशन, और यहाँ पे 10 ऑफ द वर्ल्ड्स 34 मेगा सिटीज़ में ये है. इकोसिस्टम सर्विसेज अगर हम देखें, सॉरी इंपॉर्टेंस किस लिए होता है इकोसिस्टम सर्विसेज कि वाटर फिल्ट्रेशन कराते हैं. इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैबिटेट्स होता है कि यहाँ पे लीज, हिबिस्कस ग्रो करता है डेल्टास में. फ्लड एंड स्टॉर्म प्रोटेक्शन होती है. की रीज़न फॉर सिंकिंग ऑफ द रिवर डेल्टास, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन,
दिस एंड दैट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में थी एरिना, ये क्या आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की एजेंसी है, इंटरनेशनल। इसका 16th आपकी सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ था, ठीक है, UAE में। यहाँ पे हमने अडॉप्ट करा मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी 2023 से 27 तक के लिए। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें 2010 में पहली बार बनी थी, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 170 कंट्रीज ऑलरेडी है। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन की बात करी जाती है, पॉलिसी बनाओ, कंपैटिबिलिटी बिल्ड करो, टेक्निकली असिस्टेंस दो। ऑफिशियल कस्टोडियन ऑफ द ट्रैक सेशन UAE कंसेशंस के थ्रू हुआ था ये। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक एनर्जी जो रिपोर्ट है, ये भी हमारा आपका एरिना दे रहा है, आयरना दे रहा है। IMD की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने 151st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करें। 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा करके 4 मेगा सिटीज़ में अंडर द मिशन मौसम मिशन के अंडर, IMD को 151 ईयर हो चुके हैं, उसने वो वाला अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है। एक दूसरी बात कि 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन 4 सिटीज़ में लगाए हैं अंडर द मिशन मौसम, ठीक है। तो नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया इसको देखती है, प्रिंसिपल एजेंसी है इन ऑल द मैटर जो भी हमारे मेट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। 1875 में ये बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आती है। फोरकास्ट करते हैं मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी वार्निंग होती है वेदर से रिलेटेड वो यहाँ से आती है। इम्प्लीमेंट करती है IMD इंटरनेशनल ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेचुरल एंड ये हमारा मौसम जो है ये इसके थ्रू जा रहा है। IMD भी देख रही है, नोएडा का आपका ये सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में इसको देख रही है। ग्लोबल कार्बन बजट, कार्बन प्रोजेक्ट नहीं निकाली है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इमिटर है कार्बन का, फॉलोड बाय US फर्स्ट है, चाइना 30 नंबर पर इंडिया। मीथेन रिपोर्ट का स्टेटस देखें तो UNEP प्लस CCAC देता है। और यहाँ पे हमने बोला कि वॉलेंट्री फ्रेमवर्क है ये, कि हमने रिड्यूस करना है मीथेन को बाय 30% 2020 के लेवल से बाय 2030। नॉट साइन बाय इंडिया ने नहीं साइन करा ये, ठीक है। तो ये लॉन्च ऑन दी साइलेंस ऑफ द COP26 जो ग्लासगो में 2021 में हुआ था, इंडिया ने नहीं साइन करा हुआ है। इमिशन गैप रिपोर्ट आती है ऑफ टारगेट, UNEP की है, ठीक है। अंडर द पेरिस अग्रीमेंट कुड लीड टू द ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस टू 2.3 to 2.5% हमारा जो है, मतलब बेसिकली पेरिस अग्रीमेंट हमने अग्रीमेंट करा था, तो उसलिए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेज को देखना होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO अ फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट, ठीक है, UNEP ने दी है ये भी, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंक्रीज हो रहा है 1.5% एनुअली। नेक्स्ट यू हैव आर्किटेक्ट रिपोर्ट कार्ड 2025 का, नेशनल ऑर्गेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आया है इसको, आर्किटेक्ट के लेकर के। आर्किटेक्ट सरफेस एयर टेम्परेचर मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम 1900 से देखें तो हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है 2024-25 में। लास्ट 10 ईयर्स में 10 वार्मेस्ट एवर इन आर्कटिक। एक टर्म होती है एटलांटिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ द वार्मर एंड द लो लैटिट्यूड वाटर जा रहा है सेंट्रल आर्कटिक में, जो कि वीकन कर रहा है ओशन स्ट्रैटिफिकेशन को, और आइस मेल्ट हो रही है उसकी वजह से, और ओशन सर्कुलेशन पैटर्न भी थ्रेटन हो रहा है। तो एटलांटिफिकेशन, क्योंकि क्या है, आपका एटलांटिक जो ओशन है वो वार्म है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्कटिक में अब जब लोअर लैटिट्यूड वाटर आर्कटिक में जा रहा है, गर्म पानी जा रहा है, तो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, आइस ज़्यादा मेल्ट हो रही है, और आपका ओशन सर्कुलेशन पैटर्न में डिस्टर्ब हो रहा है। रस्टिंग ऑफ रिवर क्या होता है, थॉइंग परमाफ्रोस्ट आयरन रिलीज करता है, टर्निंग वाटर ऑरेंज इनटू ओवर 200 आर्कटिक अलास्का वाटरशेड्स एंड, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो परमाफ्रोस्ट है वो रिलीज़ कर रहा है आयरन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर ऑरेंज टर्न हो जा रहा है, और ऐसा हमारा अलास्का के 200 आर्कटिक वाटरशेड एरियाज़ में हो रहा है। ग्रीनिंग ऑफ आर्कटिक में क्या होता है कि पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था 1990s में। एक लॉन्ग टर्म इंक्रीज है इन द प्रोडक्टिविटी एंड अबंडेंस ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन वहाँ पे जो हो रही है, ओके, अबंडेंस ऑफ दिस, ये बहुत सारी इम्पैक्टिंग द लैंडस्केप, जो पहले नेचुरल वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी उसको बेसिकली हार्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रिपोर्ट ऑन, सॉरी हार्म नहीं कर रहा, ग्रीनिंग हो रही है, तो मतलब बेसिकली जो पहले डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है, परमाफ्रोस्ट इंडिजिनियस लाइवलीहुड को इम्पैक्ट ही कर रही है एक तरीके से, लैंडस्केप था नहीं उस तरीके का जहाँ पे ग्रीनिंग हो। रिपोर्ट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ ई वेस्ट एंड लिथियम आयन बैटरीज, ये नीति ने निकाला है विद टेरी, कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है एक मॉडल है जहाँ पे आप प्रोड्यूस करोगे, कंज्यूम करोगे, विच इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग द एग्जिस्टिंग मटीरियल एंड प्रोडक्ट। अप्रॉक्सीमेटली 78% जो इंडिया का टोटल ई वेस्ट है इज प्रोड्यूस बाय द इनफॉर्मल सेक्टर, अचीविंग द मटीरियल रिकवरी रेट ऑफ ओनली 10 to 20% कंपेयर टू 95 to 97% द फॉर्मल फैसिलिटीज।
कोल 2025 IEA, ठीक है। कोल शेयर इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी मिक्स प्रोजेक्ट टू फॉल फ्रॉम 70% टू, मतलब पहले 70% है, 60% पे लाना है 2030 तक। नेक्स्ट यू हैव न्यूक्लियर आउटलुक, अगर हम देखें न्यूक्लियर एसोसिएशन के थ्रू आता है, ठीक है, एंड दिस एंड दैट, ओके। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये बाइनल रिपोर्ट लाता है फाओ की। 2020 में 50 में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ है ग्लोबल पॉपुलेशन में, रिक्वायर्स एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस 50% मोर फूड, फीड एंड फाइबर्स देन 2012। 60% ह्यूमन इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन अकर इन एग्रीकल्चर लैंड, एंड एग्रीकल्चर अकाउंट मोर देन 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर विड्रॉल। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक GEO रिलीज होता है यूएनईपी के थ्रू। एनहांसिंग द सर्कुलर एनर्जी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ELVs इन इंडिया, ये नीति आयोग लेकर क्या है, यहाँ पे क्या है ELVs जो होता है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इज एक्सपेक्ट ये डबल हो जाएंगे, ठीक है, 2030 तक। और ये व्हीकल वो है जो नो लॉन्गर वैलिड, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, डिक्लेयर अनफिट फॉर द अथॉरिटी एंड वॉलंटरी डिक्लेयर एज वेस्ट। नेक्स्ट वी हैव हमारा प्लेसेस इन न्यूज़। तो हमारा एक ये है राटला हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है, किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में, और आपके रिवर चिनाब के ऊपर। देन यू हैव दिल्ली रिजेस, यहाँ पे मैनेजमेंट बॉडी आई है जो स्टैट्यूटरी पावर जिसके पास है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट लैंड, यहाँ पे अरावली का एक्सटेंशन यहाँ पे है, इसको लंग्स ऑफ दिल्ली बोलते हैं। देन यू हैव दुलहस्ती स्टेज प्रोजेक्ट की सेकंड स्टेज है, यहाँ पे क्या है कि चिनाब रिवर पे जम्मू एंड कश्मीर पे सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करा जाएगा मनशूदरी रिवर थ्रू पालकदुल प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। देन यू हैव चोला पासेस, ये बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए खोल दी गई है भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव के अंडर। ये हमारे ईस्टर्न हिमालयज़ में होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं सिक्किम एंड चुम्बी वैली को। डोकलाम जो पास है वो हमारे ईस्टर्न सिक्किम में आता है, यहाँ पे डोकलाम प्लेटो के पास ये ट्रांजैक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में। लोनार लेक जो है वहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई है। लेक ऑफ लगून्स एंड ये आपका महाराष्ट्र में है, यहाँ पे मेट्रोइड इम्पैक्ट के थ्रू बना था ये। यहाँ पे हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट कार्टर इन बसोल्टिक रॉक एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड, मतलब ये अकेला ओनली नोन फॉर हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट कार्टर आया, उसने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ पर अटैक करा और इसको बना दिया। तो ये बेसिकली ये वन ऑन अर्थ है। यहाँ पे सलाइन एंड एल्कलाइन वाटर होता है, तो इसलिए जो अब फ्रेश वाटर आ रहा है तो उससे दिक्कत हो रही है। रामसर साइट थी 2020 में, और ये नेशनल जियो हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर्ड है। एक है अफार रीजन जो है आपका, ये एक प्लेट टेक्टोनिक यहाँ पे एनालिसिस हुआ है, ठीक है, थ्योरी का। तो ये कवर करती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया, जहाँ पे रेड सी गल्फ ऑफ एडन से मीट करती है, ठीक है, इथोपिया के यहाँ पे रेड सी मीटिंग द गल्फ ऑफ एडन। तो 3 रिफ्ट सिस्टम है, एक तो हमारा मेन इथोपिया, एक सेकेंड हमारा रेड सी, फिर हमारा गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे ये रिफ्ट होगी और ये ट्रिपल जंक्शन बना देगी, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये है। नेक्स्ट यू सी कि यहाँ पे क्या होएगा कि आपका जो अफार डिप्रेशन है या डंकाली डिप्रेशन जो है आपका, ये नॉर्दर्न forms the northern part and is largely a desert scrubland with a shallow salt lake and volcanoes. अवाश रिवर वैली जो कि सर्दर्न पार्ट में आती है, यहाँ पे मच ऑफ द रीजन इज बिलो द सी लेवल एंड वन ऑफ द अर्थ्स हॉटेस्ट प्लेस को बोलते हैं। देन यू हैव कमचाटका पेनिनसुला, ये क्या है, पावरफुल विंटर स्टॉर्म पैरालाइज दी कमचाटका पेनिनसुला इन दी, रशिया के फार ईस्ट में है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं की इस पेनिनसुला को पैरालाइज करके चली गई, बरिंग द स्ट्रीट्स होम एंड दिस एंड दैट। देन यू हैव ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे, तो स्टडी ने बताया कि 3/4 जो जिनोपरा कॉलोनीज थी ग्रेट बैरियर रीफ में वो वाइप आउट हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पे रेयर कोलर डिजीज़ भी आ गई है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया कोरल सीज में है ये, तो कंटेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल सीज, ठीक है, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी है। सर्दर्न ओशियन में अगर हम देखें, एक नई स्टडी आई है जिसने बोला है कि जो डीप वाटर है सर्दर्न ओशियन में वो बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ रहा है इन सब सरफेस लेयर्स। इसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। 60 डिग्री साउथ के यहाँ पे आता है, 360 लॉन्गिट्यूड है इसका। यहाँ पे अमुंडसेन सी, बेलिंघम सी, ड्रेक पैसेज, रोज सी, स्मॉल पार्ट ऑफ स्कॉटिया सीज, वेडल सीज, ये सब है यहाँ पे। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्रूनो एरेस, यहाँ पे वाइल्ड फायर हुई है पेंटोनियन रीजन में अर्जेंटीना के, ठीक है। यहाँ चाइल्स के कैपिटल सेंटोंगिया, एंड यहाँ पे वाइल्ड फायर देखने को मिले सर्दर्न चाइल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टेड एरियाज, हमारा आ गया ये हमने देखा कुल्लमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। देन यू हैव रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, अरम बटरफ्लाई सेंचुरी केरला में,
बनेरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में, कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट लॉन्च करी गई फैसिलिटेटिंग एज अ पार्ट ऑफ द स्पेस सिटी प्रोजेक्ट ऑन दी होपलैंड, जो कि आपका कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। तो ये आपका यहाँ पे गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस के यहाँ पे बना हुआ है। होप आइलैंड जो है आपका यंग आइलैंड है एंड यहाँ पे सैंड स्पिट होती है फ्रॉम द सैंड कैरिड बाय योर वाटर। गोदावरी डेल्टास जो आते हैं वो वाली सैंड यहाँ पे रुक जाती है और उसको डेल्टा बना देती हैं। प्रोटेक्ट करती है काकीनाडा सिटीज़ को फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑन दिस, ठीक है, पार्ट ऑफ द गोदावरी मैंग्रोव, और ये वर्ल्ड WLS में आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देन यू हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया मतलब बेसिकली रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये, इसमें क्या है, गुजरात ने रीगेन करा है टाइगर स्टेट का स्टेटस वापस से आफ्टर 33 ईयर्स विद द प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन योर, यहाँ पे देखने को मिला टाइगर, ठीक है। तो गुजरात इज़ द ओनली स्टेट टू होस्ट द 3 बिग कैट्स। यहाँ पे आपको लायन, टाइगर, लेपर्ड तीनों ही मिल जा रहे हैं अब। यहाँ पे कैचमेंट एरिया रिवर पन्नामा के यहाँ पे ये आपके रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेपर्ड, स्लूथ बियर, नील गाय, फोन हॉर्न एंटेलोप्स यहाँ सब देखने को मिलेगा। हार्बर मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द स्लूथ बियर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है इंटायर स्टेट में। कर्नाटका में क्या है, CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो है ऑन द BNP मतलब बनेरघाटा नेशनल पार्क को रिकमेंड कर रहा है विड्रॉल ऑफ द 2020 नोटिफिकेशन दैट डाइल्यूट द इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ केरला में अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी आई है केरला में, ठीक है, और ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको बटरफ्लाई सेंचुरी बना दिया गया है। वेस्टर्न घाट पे है ये। ब्राह्मणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका की नॉर्थ में रहती है और वायनाड साउथ में रहती हैं। ट्रेन बाय चिनकानी पुजा, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वालापट्टनम रिवर के थ्रू यहाँ पे ड्रेनेज होती है। यहाँ पे एलिफेंट, गौर, पैंथर, टाइगर, सांबर, वाइल्ड बोर देखने को मिल जाएगा। क्रिटिकल हैबिटेट है, 250 स्पीशीज़ यहाँ पे बटरफ्लाइज की मिलती है, 250 स्पीशीज़ इंक्लूडिंग द एंडेमिक मालाबार रोज एंड योर सर्दर्न बर्ड विंग, इंडिया की जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। राजस्थान में कुल्लमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई करा इसको एज इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो जो अराउंड सराउंडिंग एरिया है कुंभल फोर्ट का, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन रजमा, उदयपुर, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, राजस्थान। कवर करते हैं 4 हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, देन यू हैव जंगल कैट सब देखने को मिल जाएगी। फ्लोरा में अगर हम देखें तो ड्राई डेस्ट्रेस, एंडोकन, सालार यहाँ पे मिलते हैं। स्पीशीज़ इरावदी डोल्फिन जो है आपकी मिलती है, ठीक है, ये हमारी सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवरन एस्ट्रेस डॉल्फिन अंडर द प्रोजेक्ट दिस, सुंदरबन उड़ीसा में मिल जाती है, ठीक है। हैबिटेट ब्रैकिश फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं थ्रू आउट द साउथ ईस्टर्न एशिया। सब पॉपुलेशन मराइन एपेंडेंट ब्रैकिश वाटर ऑफ चिलिका में मिल जाएगी, ठीक है। बल्जिंग फोरहेड रहता है इसका, शॉर्ट बीक रहती है, 12 से 19 टीथ रहते हैं दोनों तरफ, और ये स्लो स्विमर होती है, वाटर स्पिटिंग बिहेवियर इनका रहता है। देन यू हैव कर्टेशियंस। कर्टेशियंस क्या है आपका, इंडिया फोर्टे बिजोई डिस्कवर करा है फ्रॉम द करावती लगून्स इन लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इटैब्लिश कराया जाता है एक नया स्पीशीज़, एक नई स्पीशीज़ आती हैं आपके, ठीक है भैया। तो ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, फाइलम एंथ्रोपोडा में आते हैं, एंड देन यू हैव दिस एंड दैट। साइज़ बहुत छोटा सा होता है, ओशन फूड चेन में रहते हैं। नेक्स्ट एवियन स्पीशीज़ की अगर हम स्किमर की बात हो रही है, इंडिया स्किमर जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमने चलाया था बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के थ्रू, और यहाँ पे लार्जर सैंडी लो लैंड रिवर अराउंड द लेक्स एंड एडजेसेंट मार्शेस एस्ट्रेस कोस्ट में मिल जाते हैं। नेटिव रेंज हमारी साउथ एशिया होती है। स्किम वाटर सरफेस विद द स्पेशलाइज्ड बीक टू कैच फिश, वाइट बेल्ट हिरोन्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पैनल रिकमेंड करता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द कल्हाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि लोहित रिवर पे अरुणाचल प्रदेश में होगा, जो डिस्पाइट प्रोटेक्टिंग द कंजर्व द वाइट ब्लड, ठीक है, वट एवर दैट इज, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू दिस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है, वहाँ पे वेटलैंड्स है आपके फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ये सेकेंड लार्जेस्ट आपकी लिविंग हिरोन स्पीशीज़ है जिसकी डिस्टिंक्ट वाइट बेली है। शेड्यूल आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में ये आती है, इसमें मैंने देखा नहीं इंडेंजर्ड है ये, ओके। एम्फीबियन रेप्टाइल्स की बात करें तो गैलेक्सी फ्रॉग वनरेबल है, ये वैनिश हो गया कहाँ से आपका वेस्टर्न घाट से ड्यू टू द फोटो टूरिज्म, ठीक है। देन यू हैव ओनली नोन स्पीशीज़ ऑफ इट्स जीनस, ठीक है। एंडेमिक है किसके, वेस्टर्न घाट के। हाई लैटिट्यूड्स में मिल जाता है। सिलेंडर इलॉन्गेटेड बॉडी होती है, यूनिफॉर्म विड्थ और काला है, ठीक है। अपडेट हम देखें तो 1 अभी हम 1980 आर्टिकल 1:2:1 जो भी हमारा, इसमें क्या है कि हमने बोला था कुछ तो
ये इराटा है, आई नॉट सी दिस, नहीं आई नॉट सी दिस ऑल्सो। तो हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो था हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये रिसेंटली ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट एरिया, ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज हमारी CPCB अल सीधा लेटर कहीं जो भी देख लेंगे उसके बाद में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट आई है, ठीक है। दीपावली जो है हमारा ऑफिशियली यूनेस्को इंटेंजिबल में आ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी December 2025। इंडिया इज़ नाउ 16 एलिमेंट्स हमारे जो इंटेंजिबल में आ जाते हैं। पहला हमारा कुट्टियट्टम संस्कृत थिएटर है, वैदिक चैंटिंग यहाँ पर होती थी, रामलीला। 2009 में रमनन एक रिलीजियस फेस्टिवल था एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयास। 2010 में चाऊ डांस चाऊ जो भी है भाई, चाऊ जो भी डांस है, काराबेला कलबेलिया राजस्थान का, ठीक है, चाऊ डांस, मोडियट्टू केरला का। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। 13 में संस्कृताना ऑफ मणिपुर। 14 में ट्रेडिशनल ब्रास कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग थटेराज ऑफ पंजाब। 2016 में योगा एंड नवरोज़। 2017 में कुंभ मेला। 2021 में दुर्गा पूजा कलकत्ता। 2023 में गरबा फ्रॉम गुजरात। 25 में दीपावली। हमें पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है, ठीक है, इसमें बस वही लिखा हुआ है। अल्ब्रूनी ने भी इसका जिक्र करा है। निकोले द कॉन्टी जो विजयनगर एम्पायर में आए थे उन्होंने भी करा है। अबुल फैजल ने भी बात करी इसके बारे में। अगर हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, नॉलेज स्किल्स जो होती हैं, उनको बेसिकली हम लोग देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको स्टेटस दे देते हैं। देन यू हैव कन्वेंशन ऑफ सेफगार्ड एंड इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। बाइंडिंग मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेफगार्ड करना चाहता है, रीज करना चाहता है प्रोफाइल ऑफ ICH दैट इज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। अडॉप्ट हुआ था 2003 में। 30 सेकेंड इसकी मीटिंग हुई है, ठीक है, एंड दिस एंड दैट। एवरी 2 ईयर में एक ऑर्डिनरी सेशन बिठाया जाता है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है। सोमनाथ टेम्पल, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया सोमनाथ टेम्पल को ऑन सोमनाथ स्वाभिमन्नम पर्व पे, और यहाँ पे 1000 ईयर हो चुके हैं इसको सिंस इस फर्स्ट अटैक, जब गजनी ने सोमनाथ को 1026 में अटैक करा था, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्रभास पंथम वेरावल सशस्त्र रीजन ऑफ गुजरात में ये है। द साइट ऑफ सोमनाथ हैज़ बीन पिलग्रिमेज साइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ऑन द अकाउंट ऑफ त्रिवेणी संगम, जहाँ पे आपका कपिला, हिरन और सरस्वती कॉन्फ्लुएंस होता है। ज्योतिर्लिंग है ये, 12 आदि ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा में आता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। एंड जो प्रेजेंट टेम्पल है मारू गुजारा आर्किटेक्चर, मतलब चालुक्यन सोलंकी स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे कैलाश महामेरु प्रसाद मिलता है, प्रसाद फॉर्म करता है विच कंप्राइजेज ऑफ द गर्भगृह, कैंटम एंड महामंडप एंड नृत्य मंडप। तो ये कैलाश महामेरु प्रसाद ये जो बना हुआ है, इसमें आपको ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। टेम्पल जो है वो 150 फुट शिखर का है, 10 टन कैलाश ऑन सबमिट। एंशिएंट टाइम में जो कालिदास है उसने मेंशन करा था, उन्होंने मेंशन करा था सोमनाथ प्रभास का एज अ रिवर्ड शिवा पिलग्रिम साइट इन द 5th सेंचुरी। अल्ब्रूनी ने भी इसके बारे में जिक्र करा है, अमीर खुशराव ने भी इसके बारे में जिक्र करा है। अटैक ऑन दी सोमनाथ जो है हमारा टर्की मुसलमान जो गजनी थे उसने करी थी, रेड प्लंडर करा था इसको एंड डिस्ट्रॉय करा था 1297 में, 1394 में, 1706 में। ये जो टेम्पल है वो बहुत बार लूटा, 17 टाइम्स लूटा गया है, ठीक है, इनके थ्रू। एंड रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है इसका बाय इनिशिएटेड रिकन्स्ट्रक्शन इसका वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 में। प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन हमारा प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद करा के गए थे 1951 में। अर्लियर जो अखिल्या होलकर थी उन्होंने रीबिल्ड करा था सोमनाथ को 18th सेंचुरी में, 1783 में। मारू गुजरारा जो भी है गुजरारा आर्किटेक्चर सोलंकी जो स्टाइल है आपकी ओरिजिनेट थे 6th सेंचुरी में, ठीक है, इन द रीजन ऑफ राजस्थान, मरु देश और गुजरात में, ठीक है। तो ये हमारा जो है ज़ेंथ आपका चालुक्य डायनेस्टी का सोलंकी टाइम में आया था। 1169 में भद्रकाली इंस्क्रिप्शन होता है जो हाईलाइट करता है रूल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी इन द टेम्पल रिवाइवल, ठीक है। यू हैव जकोराज में क्या होता है आपको स्टोन विंडोज़ होती हैं, सस्पेंड करी जाती है बालकोनी में, सपोर्टेड बाय ब्रैकेट एंड कॉर्बेलिंग्स। छतरी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड डोम्स होते हैं।
हवेलीज़ होती हैं, ठीक है, जाली होता है, बावलीज़ होती हैं, एंड यू हैव जोगड़ ऑल्सो। और ज्योतिर्लिंग्स यहाँ पे हैं सारे, ठीक है। तो नागेश्वरम, महाकालेश्वरम, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वरम, भीमाशंकर, रामात स्वामी, मल्लिका अर्जुन, ग्रिनेश्वर, ओमकालेश्वर, एंड यू हैव काशी विश्वनाथ, यू हैव बद्रीनाथ, देन यू हैव केदारनाथ। कम्युनिस्ट पार्टी को 100 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडेशन होता है 26 दिसंबर 1925 का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1922-23 में। यहाँ पे क्या था, मुजिहार के अगेंस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द सोवियत यूनियन। देन यू हैव कानपुर बोलिस्विकी कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में। मेन लीडर ऐसे डांगे और मुजफ्फर अहमद थे जिनको जेल हुई थी। मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 2933 में। यहाँ पे क्या आपका फिलिप स्प्रैट, बेंजामिन ब्राडले, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद एंड के ये लोग इन्वॉल्व थे इसमें। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1920 में ताशकंद में, ठीक है। यहाँ पे 7 रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने यूनाइट हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट और अक्टूबर रिवोल्यूशन लेकर के आए, से इंस्पायर हुए थे, ठीक है। एम.एन. रॉय हो गया आपका, अंबानी, मुखर्जी, रोज़ा, मोहम्मद शफकत, मोहम्मद अली, ये सब हमारे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई इनसाइड इंडिया फॉर्मली हमारा कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था 1925 में, और यहाँ पे ये 1920 में ताशकंद में फाउंडेशन हो चुकी थी। पहले प्रेसिडेंट इनके छेतियार थे, सेक्रेटरी जनरल घाटे एंड बघेरहट्टा था। फाउंडिंग मेंबर जो थे इसके सत्य भगत, एम.एन. रॉय, ई.टी. रॉय, अंबानी, मुखर्जी, मोहम्मद अली, हजरत मोहानी, ये सब थे। ये कंबाइन करती मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को लेनिनिस्ट वेनगार्डिज्म के साथ। इन्होंने बैन करा था, डिक्लेयर्ड इलीगल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको बैन कर दिया गया था 1934 में, एंड बैन को 42 में लिफ्ट करा गया था। अभी भी ट्रेड यूनियन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसान सभा का, शेड्यूल फेडरेशन का, ये सब हमारे मोबाइल मासिंग यहाँ पे उनके थ्रू होती है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद सीपीआई जो पहली बारी फर्स्ट टू डिमांड दी फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, उन्होंने पहली बार मांगा था। ओपन लेटर लिखा गया था अहमदाबाद सेशन में 1921 में एंड गया सेशन में। ये जो सेशन थे वो लेटर पास इन द आईएनसी लाहौर सेशन 29 में, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव तेलंगाना पीपल रिवोल्ट हुआ था 1946-51 में। यहाँ पे क्या था, स्ट्रगल हुई थी तेलंगाना में रीजन में, लॉन्च बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड किसान सभा फॉर अबॉलिशिंग द लैंडलॉर्डिज्म अगेंस्ट बेसिकली बातचीत थे। तिबग्गा स्ट्रगल होती है 38-49 में। यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो स्पीयरहेड करती है इस मूवमेंट को। वेस्ट बंगाल में जो आपका 2/3 टेनेंट फार्मर्स को जाता था, 1/3 सब लैंड ओनर्स को, जोतेदार को जाता था। उस तिबग्गा डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस के बेसिस पे हमारी मूवमेंट थी। पुनापरा वयालार स्ट्रगल जो है 46 में हुई थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने कराई थी। और यहाँ पे क्या होता है आपका वर्किंग क्लास अलापुंजा जो केरला में है अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ दीवान ट्रैंकवर, ठीक है। त्रिपुरा ट्राइबल्स, यहाँ पे भी एक घना मुक्ति परिषद ने जो है इन एसोसिएशन विद AIKS लेड टू द मैसिव मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन द नेम ऑफ द घना शिखा आंदोलन अगेंस्ट द लैंड एलिनेशन एंड किथुन सिस्टम। रिवॉल्ट ऑफ वर्लिश महाराष्ट्र इनिशिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द कम्युनिस्ट वुमेन लीडर गोदावरी पारूलाकर थाने में। इनह्यूमेन एक्सप्लॉयटेशन हुआ था वर्ली आदिवासी का बाय लैंडलॉर्ड्स। अदर रिवॉल्ट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ CPI। नेक्स्ट यू हैव कुशानास। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द रेयर कुशाना एरा कॉइन्स एंड डेकोरेटिव स्टोन्स इंक्लूडिंग द लैपिस lazuli फ्रॉम द यूनेस्को लिस्ट साइट नियर द तक्षशिला पाकिस्तान, ठीक है। तो कुशाना रूलर हमारा 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक रूल कर रहा होता है। सेंट्रल एशियन यूलेची ट्राइब को इसको बेसिकली बोला जाता है। कनिष्क वन जो इसके ग्रेटेस्ट रूल थे, उसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराए थे, सिल्क रूट का भी उन्होंने पता सतरप्स भी इन्होंने एम्पायर को डिवाइड करा था, गवर्न बाय सतरप्स ओनली, और डिसेंट्रलाइज कर दिया था कंट्रोल। देन यू हैव जहनपोरा साइट्स, ये एक स्तूप है, डिस्कवर हुआ मैन मेड मॉल जहनपोरा अंडर्स को कश्मीरी रिच गांधारा बुद्धिस्ट हेरिटेज में। और यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड लर्निंग। नॉर्थ कश्मीर में बारामूला के पास एक साइट डिस्कवर हुई है, ये भी कुशाना पीरियड से लिंक करते हैं, और यहाँ पे सिल्क रोड ऑफ कंधार देखने को मिलता है। देन यहाँ पेत्रास एंड एलोरा केव्स। इंडिया और जॉर्डन जो है उन्होंने साइन करी एक ट्विनिंग अग्रीमेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ पेत्रा एंड एलोरा केव्स को लेकर के। सो ये इंडिया एंड जॉर्डन की साइन हुई है, ठीक है। यहाँ पे चरानंदी हिल जो है महाराष्ट्र में एलागंगा रिवर के पास,
वहाँ पे एलोरा केव्स लोकेटेड है। काबू हुई थी 600 एंड 1000 BC ड्यूरिंग राजपूत एंड यादव डायनेस्टी के टाइम पे। और जो रॉक कट केव है वो काव हुई थी इन द बसॉल्ट क्लिफ्स फ्रॉम टॉप टू डाउन। पेत्रा केव्स जो है इनको हम रोज केव्स भी बोलते हैं, पिंक सैंडस्टोन की क्लिफ्स हैं और ये हमारी नबतीनियन किंगडम में है, 4th सेंचुरी की जॉर्डन में, एंड ये हमारी बिल्ट है जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव वीर सुरेंद्र शाही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिब्यूट दिया इन इंसान को, वीर सुरेंद्र शाही को, ऑन हिज बर्थडे। थे कौन ये हमारे राजपुर किंडा संबलपुर उड़ीसा में चौहान रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। फ्रीडम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है उड़ीसा के, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट एट द एज ऑफ 18 ही फाइट कर दी थी, गुरिल्ला स्टाइल में करा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आफ्टर द डेथ ऑफ द संबलपुर रूलर के बाद ब्रिटिश ने अप्लाई करता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और संबलपुर को एनैक्स करने की कोशिश करती, जो कि सुंदर साई ने लेजिटिमेट क्लेम को डिनाई कर दिया था, एंड दिस एंड दैट, ओके। बाह डांस, ये जो डांस है इसका 2026 में सेलिब्रेट करा गया, बोडो कम्युनिटी से बिलोंग करता है असम में, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय नेचर, यंग बोडो वुमेन्स यहाँ पे डांस करते हैं, वाइल मैन अकम्पनी करते हैं म्यूजिशियंस को, ठीक है। देन यू हैव गैलेंट्री अवार्ड, प्रेसिडेंट ने दिया है गैलेंट्री अवार्ड टू 70 आर्मी फोर्स पर्सनल को, इंक्लूडिंग द 6 पोस्ट ह्यूमन्स ऑल्सो। दो कैटेगरी होती है, एक तो है गैलेंट्री इन फेस ऑफ एनिमी एंड दूसरा होता है अदर देन द फेस ऑफ एनिमी। परमवीर चक्र होता है हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट होता है फॉर द एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री। वीर चक्र होता है थर्ड, ठीक है, ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड। देन यू हैव अशोक चक्र, उनको दिया जाता है पीस टाइम के लिए, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड ऑफ द ब्रेवरी। कीर्ति चक्र सेकंड पीस टाइम डेकोरेशन है, एंड शौर्य चक्र थर्ड पीस टाइम डेकोरेशन है। वॉर टाइम अवार्ड में हमारा कौन कौन सा आ जाता है, हमने देखा वॉर टाइम में हमारे पास परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है और वीर चक्र मिलता है। लेकिन पीस टाइम के टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति एंड शौर्य चक्र। प्रेसिडेंट देखते हैं, कन्फर्म करते हैं हु इज़ द प्राइम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, रिकग्नाइजेशन गिवन टू द एक्ट ऑफ ब्रेवरी बोथ ड्यूरिंग द वॉर टाइम एंड पीस टाइम। मिलिट्री ऑफ डिफेंस इन्वाइट करती है रिकमेंडेशन ट्वाइस in a year after from the armed force and Ministry of Home Affairs for the gallantry awards। तो 2 बार साल में ये होता है ओकेजन ऑफ मिलिट्री रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे पे। फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2025, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर कॉन्ड्रू हम्पी एंड द अर्जुन एग्रीगैसीज वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन 2025 रैपिड चेस, जो कि दोहा में हुआ था। ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने क्लेंच करा हिज मेडल ब्रॉन्ज at the event and he was become the only second Indian male after the legendary Grandmaster Vishwanath Anand to achieve the podium finish। ओके, और जो टूरिस्ट टूर्नामेंट चैम्पियन थे वो मैगिस कार्लेस नॉर्वे के थे, उन्होंने 6th टाइम वर्ल्ड रैपिड टाइटल लिया है इन द ओपन सेक्शन, वाइल द एलेक्जेंडर गोरिया चिंकांगा रशिया का, उनको मिला है वुमेन सेक्शन में टाइटल, ठीक है। दैट इज इट, सो वी डन विद आवर अपडेटेड PT 365 covering the month of December and January. Thank you.